नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सी ऑफ सी प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक फंक्शन। हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं जिसका कि टास्क क्या होगा, वो ये फंक्शन एक डबली लिंक्ड लिस्ट के एंड में एक नई नोड इंसर्ट करेगा और उस नोड में कोई डेटा भी होगा। कहने का मतलब ये है कि हमको एक डबली लिंक्ड लिस्ट गिवन है जिसमें काफ़ी सारी नोड्स हैं और हमको क्या करना है कि जो लास्ट नोड है उसके बाद एक और नोड इंसर्ट करनी है लिस्ट में, और जो नई नोड हम इंसर्ट करेंगे उसमें कुछ डेटा भी हमको रखना है। तो ये हमारा फंक्शन है इंसर्ट एट एंड, हमने इसका नाम दिया है। रिटर्न टाइप इस फंक्शन का हमारा वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सारा टास्क इसी फंक्शन में परफॉर्म होगा। और ये एज आ आर्ग्यूमेंट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये न्यू डेटा, जो डेटा हमको नोड में रखना है उस डेटा को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन जहाँ से कॉल होगा वहाँ से हमको एक एज आ आर्ग्यूमेंट डेटा की वैल्यू भेजनी पड़ेगी। मतलब कि जब ये फंक्शन कॉल होगा साथ ही साथ हमको एज आ इनपुट इस फंक्शन में देना पड़ेगा डेटा की वैल्यू, जो कि हमको नोड में इंसर्ट करनी है। तो ये जो वीडियो है ये एक प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। हमने एक वीडियो बनाई थी डबली लिंक्ड लिस्ट पर, जिसमें कि हमने उसमें डबली लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्शन बताया था और नोड को स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं ये हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोड को एंड में कैसे इंसर्ट करना है हमको। तो ये इसका मैं एक बार आपको क्विक डेमो दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसमें हमने अभी तक अपने प्रोग्राम में 4 फीचर इसके रखे हुए हैं। इंसर्ट नोड एट बिगनिंग, इंसर्ट एट द एंड ऑफ लिस्ट, डिलीट एट द एंड। इस डिलीट वाले फंक्शन को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन आपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर ये सारे टास्क परफॉर्म करे थे, जिसमें कि हमने नोड को इंसर्ट करा था स्टार्टिंग में, एंड में डिलीट किया था हमने, एंड में से भी डिलीट करना सीखा था, और स्टार्टिंग में से कैसे डिलीट करना था नोड को सिंगली लिंक्ड लिस्ट में से, और कहीं बीच में से भी कैसे नोड को हम डिलीट कर पाते थे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। ये हमने पहले 2 वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर सारे ऑपरेशंस हमने डिस्कस करे हैं। तो प्रीवियस फंक्शन भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा और ये डिस्कस करेंगे कि पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, इसका वर्क फ्लो कैसा है। तो लेकिन आज का हमारा पहला टास्क ये है कि हम ये इंसर्ट एट द एंड ऑफ लिस्ट वाला फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम कैसे चलेगा। ये कह रहा है कि एंटर चॉइस, मैंने 1 एंटर करा। अब ये कह रहा है कि एंटर डेटा, मैंने कोई डेटा एंटर करा 65। ये नोड इंसर्टेड एट बिगिनिंग लिखा गया। मेरे को एक डेटा और एंटर करना है, पर अब की बार मेरे को लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है। तो मैं 2 प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये कह रहा है कि डेटा, मैंने कहा 87 को मैंने डेटा दे दिया। तो मेरी अभी एक नोड एंड में इंसर्ट हो गई। तो मैं एक बार देखता हूँ कि मेरी लिस्ट अभी कैसी है। तो मैंने 4 प्रेस करा और एंटर दबाया। तो अभी मेरी लिस्ट है 65 87। पहली नोड में वैल्यू है 65, दूसरी नोड में वैल्यू है 87। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नोड और इंसर्ट करता हूँ बिगिनिंग में। तो मैंने 1 प्रेस करा और कोई डेटा दे दिया 54। अब मैं दोबारा से 4 प्रेस करके एंटर मारता हूँ तो मेरी नोट डिस्प्ले होगी। तो मेरे को लिखा आ गया द लिस्ट इज़ 54 65 87। तो अभी मैंने क्या करा था कि जब मैं 2 प्रेस करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो मेरे से कोई डेटा पूछता है। तो मैं जो डेटा एंटर करूँगा वो लिस्ट के एंड में जा करके लग जा रहा है। मतलब कि जो नई नोड बन रही है हमारी नई डेटा की, वो लिस्ट के एंड में लग रही है। अभी भी आपने देखा कि मैंने 98 एक डेटा एंटर करा था लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने के लिए, और वो लिस्ट के एंड में आकर के इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम में जो फंक्शन है इंसर्ट एट एंड, ये काम कैसे कर रहा है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, पहला जो इसकी लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी और उसमें क्या लिखा है, एक कर नाम का एक पॉइंटर बना है। एक कर नाम का एक पॉइंटर बना है जिसका कि डेटा टाइप है नोड। नोड एक डेटा टाइप है जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था जब हमने इंसर्ट एट द बिगिनिंग वाला फंक्शन डिस्कस करा था। तो नोड एक डेटा टाइप हमने बनाया था जो कि एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा था। इसमें 3 पार्ट थे इसके, एक डेटा पार्ट था, एक प्रीवियस पॉइंटर पार्ट था और एक नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट था। तो डबली लिंक्ड लिस्ट की जो नोड होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। जो हमारी डबली लिंक्ड लिस्ट होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है डेटा पार्ट, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अपना डेटा स्टोर करते हैं। ये जो अगला पार्ट होता है ये होता है नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि इसमें अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। और ये जो पहला वाला होता है इसको हम कहते हैं प्रीवियस पार्ट, इसमें पिछली वाली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो इस तरीके से हमारी जो डबली लिंक्ड लिस्ट की नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो वापस से आते हैं हम अपने इस फंक्शन पे। तो इस फंक्शन में पहली लाइन क्या लिखी है कि एक नोड टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये कर उस पॉइंटर का नाम है और हमने इस पॉइंटर में क्या असाइन कर दिया, स्टार्ट।
अभी जो स्टार्ट है ये भी एक पॉइंटर है, ये स्टार्ट हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर है और इसमें नल स्टोर करा था। नल इसमें तब स्टोर होगा जब पूरी लिस्ट में कोई भी नोड नहीं होगी, मतलब अगर पूरी लिस्ट एम्प्टी है तभी इस स्टार्ट पॉइंटर में नल होगा। मतलब कि अगर स्टार्ट पॉइंटर ही किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो मतलब कि लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं। अभी हम इसको स्केच बना करके भी समझेंगे। अभी मैं इसको आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ, तो मैं आपको स्केच से ही बता देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक डबली लिंक लिस्ट का डायग्राम है। इसमें क्या है कि 3 नोड है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है। ये इसका स्टार्ट पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर में क्या होता है कि पहली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहली नोड का एड्रेस है 100, तो ये 100 कहाँ स्टोर है? स्टार्ट पॉइंटर में। दूसरी नोड का एड्रेस क्या है? 200, ये कहाँ स्टोर है? इस सेकंड नोड की जो पहली नोड है, इस सेकंड नोड से जो पहले वाली नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में इस सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। मतलब कि फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। इसी तरीके से सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर है। थर्ड नोड का एड्रेस है 300 और ये कहाँ स्टोर है? सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में। अब इसी तरीके से इसमें एक काम और है कि ये जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस पार्ट है, इससे अब पहली नोड से पहले तो कोई नोड है नहीं, ये तो खुद ही पहली नोड है, तो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या स्टोर कराया है? नल। मतलब कि इस फर्स्ट नोड से पहले तो कोई नोड है नहीं ना, तो इससे में तो इसके प्रीवियस पार्ट में तो नल स्टोर होगा। तो ये एक पूरा डबली लिंक लिस्ट जिसकी लेंथ है 3, मतलब जिसमें 3 नोड्स हैं, एक डबली लिंक लिस्ट का ये एग्जाम्पल है। अब हमारा टास्क क्या है? हमको एक नई नोड बनानी है। तो हमने एक ये नई नोड बनाई, इसका एड्रेस है 400, ठीक है। हमको ये जो मैं नई नोड बनाई है, हमको थर्ड नोड के आगे प्लेस करना है इसको। मतलब कि जो थर्ड नोड है इसके आगे इस नोड को हमको लगाना है। एक तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये ट्रेन के कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन का पहला कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन का सेकंड कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन का थर्ड कंपार्टमेंट है, और ये जो स्टार्ट पॉइंटर है ये ट्रेन का इंजन है। तो एक तरीके से आप एक ट्रेन के एग्जांपल से लिस्ट को समझ सकते हैं। तो ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का पहला डब्बा है, ट्रेन का दूसरा डब्बा है, ये ट्रेन का तीसरा डब्बा है। और हमें क्या करना है? अपनी ट्रेन को मॉडिफाई करना है। तो हमको क्या करना है कि ट्रेन में एक कंपार्टमेंट और ऐड करना है। तो अब हमें क्या करना है कि कंडीशन ये है कि उस कंपार्टमेंट को ट्रेन के आखिर में ऐड करना है। तो हमको ये जो नया कंपार्टमेंट है जिसका एड्रेस है 400, इसको ये थर्ड नोड के आखिर में एंड करना है। और इसमें आपको एक बात बताना भूल गया कि ये मैंने एरो नहीं लगाया, ये प्रीवियस पार्ट था, ये इसको पॉइंट कर रहा था, और थर्ड नोड का प्रीवियस पार्ट इसको असाइन कर रहा था। अब ये बिल्कुल वेल डिफाइंड डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। ट्रेन के एग्जाम्पल से आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने नई नोड बनाई और इसके डेटा पार्ट में हमने कोई वैल्यू रख दी। फॉर एग्जांपल हमने इसके डेटा पार्ट में वैल्यू रख दी 4। तो अब हम क्या करेंगे? जो थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या स्टोर करा देंगे? इस नई नोड का एड्रेस। और नई नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या स्टोर करा देंगे? थर्ड नोड का एड्रेस। और नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम नल स्टोर करा देंगे, क्योंकि अब होने क्या वाला है कि जो नई नोड है ये लिस्ट की आखिरी नोड बनने वाली है। तो इससे आगे तो कोई नोड होगी नहीं, क्योंकि ये आखिरी नोड बनने वाली है। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमको इसमें क्या स्टोर कराना है? हमको इसमें स्टोर कराना है नल। तो यहाँ तक कहानी के लिए हो रही है। आप टास्क गिनते रहिए हम क्या क्या करना है। पहले तो हमको नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर कराना है, डेटा पार्ट स्टोर कराना है इसमें। थर्ड नोड के जो कि अभी फ़िलहाल हमारी लास्ट नोड है लिस्ट की, उसके नेक्स्ट पार्ट में इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करा देना है। और ये जो नई नोड बनी है हमारी, इसके प्रीवियस पार्ट में इस थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर करा देना है। तो एक तरीके से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट होगा थर्ड नोड का, वो इस नई नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो नई नोड है हमारी, इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, थर्ड नोड को। और इस जो हमारी ये जो थर्ड नोड है, सॉरी जो हमारी न्यू नोड है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे तो नल है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है, डबली लिंक्ड लिस्ट, इसमें सक्सेसफुली एक नोड ऐड हो चुकी है। अब इसी को हम प्रोग्राम में समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, अगर हमको एक नई नोड बनानी है, अभी आप ये भूल जाइए कि हमने उसको लिस्ट में लगाया है या नहीं लगाया है। हमको एक इंडिपेंडेंट न्यू नोड बनानी है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक पॉइंटर बनाया है न्यू नोड नाम का। अभी आप इस कर पॉइंटर को भूल जाइए। अभी आप ध्यान दीजिए कि हमने एक पॉइंटर बनाया है न्यू नोड नाम का, जिसका कि डेटा टाइप है नोड, क्योंकि अल्टीमेटली एक नोड को पॉइंट करने वाला है ये पॉइंटर, तो इसका डेटा टाइप भी क्या होने वाला है? नोड। तो हमने नोड टाइप का न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर बनाया, और इस पॉइंटर में, ये नेक्स्ट लाइन में आप देखिए,
इस न्यू नोड पॉइंटर में हमने क्या स्टोर कर दिया, एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस। अभी मेमोरी ब्लॉक कहाँ से आया, हमने malloc फंक्शन का यूज़ करके रैम में एक मेमोरी ब्लॉक बनाया। तो जैसे ही ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी malloc फंक्शन वाली, क्या होगा कि रैम में एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा। कितना बड़ा, इस मेमोरी ब्लॉक का साइज़ कितना होगा, जितना कि साइज़ है नोड का। अब नोड डेटा टाइप हमने ऊपर डिफाइन करा हुआ है स्ट्रक्चर में, तो उसका साइज़ क्या है, उसमें एक डेटा पार्ट है इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट। और क्या होता है कि जो हमारे पॉइंटर होते हैं जितने भी, उनका साइज़ होता है 4 बाइट्स। तो हमने 2 पॉइंटर बनाए हैं तो उनका टोटल साइज़ हो गया 8 बाइट्स, और जो हमारा एक इंटीजर पार्ट है उसका साइज़ कितना हो गया 4 बाइट्स। तो टोटल मिला करके एक नोड का साइज़ है 12 बाइट्स। तो ये malloc फंक्शन में हमने साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके नोड का एड्रेस निकाला, और इस malloc फंक्शन को एज अ इनपुट नोड जो हमारा है टाइप, उसका साइज़ दे दिया। तो malloc फंक्शन को हम जितना साइज़ देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने malloc फंक्शन के पैरेंथेसिस में इनपुट दे दिया 10, तो ये 10 बाइट जितना बड़ा एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दे देगा। और ये malloc फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो भी ये नया ब्लॉक बनाता है मेमोरी का, उसका एड्रेस रिटर्न करता है। और उस एड्रेस को रिटर्न जब ये कर रहा है तो हम उसको कहाँ स्टोर करा दे रहे हैं, इस न्यू नोड पॉइंटर में। तो इस malloc फंक्शन में हमने एज इनपुट क्या दिया, नोड का साइज़ है 12, तो ये 12 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक बना के दे देगा। और उसको हमने हमने उसको नोड टाइप में टाइप कास्ट कर लिया। तो हमने क्या करा कि इस मेमोरी ब्लॉक का डेटा टाइप हमने इसको नोड टाइप में टाइप कास्ट कर लिया, क्योंकि जब malloc फंक्शन मेमोरी ब्लॉक बनाता है तो वो किसी टाइप का नहीं होता, वो वॉइड होता है। तो हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करके अपने डिज़ायरेबल डेटा टाइप में उसको कास्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या करा, नोड टाइप में इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस बदल लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस मेमोरी ब्लॉक का डेटा टाइप क्या हो गया, नोड, साइज़ कितना है 12 बाइट्स, और इसका एड्रेस कहाँ स्टोर है, इस न्यू नोड में। अब अगर आप देखिए, ये हमारा एक पॉइंटर है जिसका कि नाम है न्यू नोड। अगर कोई पॉइंटर किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंटर उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है 1000, तो इस न्यू नोड पॉइंटर में क्या आ जाएगा 1000। तो देखा जाए तो हम इस मेमोरी ब्लॉक को न्यू नोड नाम से भी जान सकते हैं। अगर हम कहेंगे न्यू नोड तो मतलब हम कह रहे हैं कि हम इस मेमोरी ब्लॉक को याद कर रहे हैं। हम नाम लेंगे न्यू नोड पॉइंटर का, पर हम याद किसे करेंगे, इस मेमोरी ब्लॉक को। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि रैम के अंदर एक नई नोड कैसे बनेगी, उसका एड्रेस कहाँ पे जाके स्टोर होगा, और हम उस मेमोरी ब्लॉक को किस नाम से जान सकते हैं। तो जो पॉइंटर में हम उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेंगे, हम उस मेमोरी ब्लॉक को उसी पॉइंटर के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। एक पॉइंटर बनाया हमने न्यू नोड, और उसमें क्या करा, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाया, उसका टाइप है नोड, साइज़ है उसका 12, और उस ब्लॉक का एड्रेस हमने इस न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर कर दिया। तो अभी तक हमारा कितना टास्क परफॉर्म हुआ, तो अभी तक क्या हुआ कि एक हमारा पॉइंटर बना था न्यू नोड, ये हमारा न्यू नोड पॉइंटर बना, और इस न्यू नोड पॉइंटर हमने क्या स्टोर करा, इस न्यू नोड का एड्रेस। तो malloc फंक्शन का यूज़ करके हमारी नई नोड बन गई, और इस नई नोड का एड्रेस है फॉर एग्जांपल 400। तो हमने ये 400 कहाँ स्टोर करा दिया, इस न्यू नोड पॉइंटर में। तो अभी क्या हो रहा है कि ये नोड हमारी लिस्ट में नहीं लगी है। अभी सिर्फ क्या काम हुआ है कि नई नोड बन चुकी है, और उसका एड्रेस इस न्यू नोड पॉइंटर में है। ये एक पॉइंटर है न्यू नोड, ये हमारी जो नई नोड बनी है malloc फंक्शन का यूज़ करके उसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी तक सिर्फ इतना काम हुआ है। अब ये थर्ड लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो नई नोड अभी अभी बनी है, इसके डेटा पार्ट में क्या स्टोर करा दो, जो इस फंक्शन ने इनपुट लिया है। इस फंक्शन ने क्या इनपुट लिया है, जो डेटा हम नोड में इंसर्ट करने वाले हैं उस डेटा को इस फंक्शन ने एज अ इनपुट लिया है, और उस डेटा को हमने इस न्यू नोड वेरिएबल में स्टोर करा लिया, जो कि है इंटीजर टाइप का। तो हमने इस न्यू डेटा वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, इसमें क्या वैल्यू होगी, जो कि नोड में इंसर्ट करने वाली डेटा की वैल्यू है। तो यूज़र जो डेटा नोड में इंसर्ट करने वाला है वो एज अ इनपुट इस फंक्शन में भेजेगा, और वो कहाँ आगे स्टोर हो जाएगी, इस न्यू डेटा वेरिएबल में। तो हमने इस न्यू डेटा वेरिएबल की वैल्यू को कहाँ पर असाइन कर दिया, जो हमारी नई नोड बनी है उसके डेटा पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में जो डेटा पार्ट है, इसमें आगे हमने स्टोर कर दिया, जो कि यूज़र ने डेटा भेजा है
इन फंक्शन में एज अ इनपुट। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या शो करा दो, नल। अब जैसा कि ये जो नोड हम इंसर्ट करने वाले हैं लिस्ट के एंड में, ये लिस्ट की आखिरी नोड बनने वाली है, तो इससे आगे तो कोई नोड होने नहीं वाली, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में तो हमको नल स्टोर कराना ही कराना पड़ेगा। तो हमने नेक्स्ट लाइन में न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करा दिया। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। नई नोड बन गई, उसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर है जिसमें कि न्यू नोड का एड्रेस स्टोर है। तो क्या हुआ कि अभी तक एक पॉइंटर है, एक मेमोरी ब्लॉक है। वो जो पॉइंटर है वो हमारी मेमोरी ब्लॉक जो कि हमारी नई नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। और अभी उससे आगे क्या काम हुआ, नई नोड जो हमारी बनी है उसके डेटा पार्ट में वैल्यू आ चुकी है, उसमें डेटा भी हमने स्टोर करा दिया, और नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल भी स्टोर करा दिया। अब हमारे क्या काम बचा है कि जो हमारी पहले से मौजूदा लिस्ट की आखिरी नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमारी नई नोड का एड्रेस स्टोर कराना है, और जो हमारी नई नोड बनी है उसके प्रीवियस पार्ट में अपनी जो हमारी पहले से मौजूदा लिस्ट की फ़िलहाल जो आखिरी नोड है उसका एड्रेस स्टोर कराना है। तो ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे अपनी आगे आने वाली लाइनों में। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड करा है इसमें ये टास्क परफॉर्म होने वाला है। अब यहाँ पर कंडीशन ये बैठती है कि अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो क्या होगा कि अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी हम उसको कैसे चेक करेंगे। अगर लिस्ट एम्प्टी है या नहीं हम उसको चेक कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंटर की मदद से। अगर स्टार्ट पॉइंटर में नल हुआ तो मतलब लिस्ट एम्प्टी है, मतलब कि अगर स्टार्ट पॉइंटर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है तो मतलब कि लिस्ट एम्प्टी है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी नई नोड बनी है इसको स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवाना है, मतलब स्टार्ट पॉइंटर में ही इस नई नोड का एड्रेस रख देना है। और इस स्टार्ट पॉइंट और क्या हुआ कि अगर जब हम अपनी नई नोड को स्टार्ट पॉइंटर से पॉइंट करवा देंगे, मतलब कि स्टार्ट पॉइंटर में अब हमारी नई नोड का एड्रेस है, तो हम अपनी नई नोड को स्टार्ट के नाम से जान सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्टार्ट के प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर करा दो। स्टार्ट का मतलब नई नोड के प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर करा दो, क्योंकि अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है तो क्या होगा उसके प्रीवियस पार्ट में भी नल होगा और नेक्स्ट पार्ट में भी नल होगा। प्रीवियस पार्ट में नल क्यों होगा, क्योंकि हुआ क्या है कि ये जो हमारी नोड है ये लिस्ट में एक लौती नोड है, मतलब कि यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है। तो लिस्ट के मुताबिक क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसके प्रीवियस पार्ट में नल होता है, और जो हमारी लिस्ट की आखिरी नोड होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। तो अब लेकिन अब तो हमारी लिस्ट में एक ही नोड है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में भी और प्रीवियस पार्ट में भी नल होगा। नेक्स्ट पार्ट में तो हमने नल पहले ही स्टोर करा दिया था और प्रीवियस पार्ट में हमने अब नल स्टोर करा दिया जबकि हमारी लिस्ट एम्प्टी थी और हमने पहली ही नोड इंसर्ट करी है ये। तो क्या हुआ कि नई नोड का एड्रेस स्टार्ट में आ जाएगा। इसको मैं आपको डायग्राम में से समझाता हूँ। मतलब कि क्या होगा, ये जो स्टार्ट पॉइंटर है हमारा ये डायरेक्टली, अभी आप भूल जाइए कि 3 नोड हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, लिस्ट हमारी एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। तो स्टार्ट पॉइंटर में भी नल है, तो हमारी नई नोड बनी, इसको न्यू नोड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। डेटा पार्ट में हमने डेटा डाल दिया इसमें और नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करा दिया। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इस स्टार्ट पॉइंटर को इस न्यू नोड पर पॉइंट करवाना है। मतलब कि इस स्टार्ट पॉइंटर में जब ये स्टार्ट पॉइंटर हमारा इस न्यू नोड को पॉइंट कर लेगा तो मतलब कि हमारी नोड ऐड हो चुकी है लिस्ट में, और इसके प्रीवियस पार्ट में भी हम नल स्टोर करा देंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो अब हम देखते हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट में पहले से काफ़ी सारी नोड्स अवेलेबल हैं, जो कि हम केस मानकर ही चल रहे हैं अपना स्टार्टिंग से। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लिस्ट की आखिरी नोड है उस तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारी लिस्ट की आखिरी नोड होगी हमको पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में नई नोड का एड्रेस स्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने वाइल लूप का इस्तेमाल करा। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हुई ना। हमने इफ़ करके कंडीशन चेक करी थी अगर नोड हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है नहीं है। लिस्ट एम्प्टी कैसे चेक करते हैं, अगर स्टार्ट में नल होगा तो मतलब लिस्ट एम्प्टी है। तो हमने स्टार्ट पॉइंटर में ही न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया और नई नोड के प्रीवियस पार्ट में नल स्टोर कर दिया, तो हमारा काम पूरा होगा और ये एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर ही कंट्रोल बाहर आ जाएगा और हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर लिस्ट में पहले से ही काफ़ी सारी नोड्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा कि एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या हो रहा है कि एक वाइल लूप लिखा है। वाइल लूप क्या कर रहा है, इस वाइल लूप की मदद से हम लिस्ट के आखिरी नोड तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमने एक पॉइंटर बनाया था कर,
और उसमें क्या स्टोर करा दिया था, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू। मतलब कि स्टार्ट में क्या है, अभी स्टार्ट में है फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो हुआ क्या कि एक कर नाम का एक पॉइंटर बना, इसका क्या नाम क्या है, कर, और हमने इसमें क्या कर दिया, इस फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर अवेलेबल था, इस स्टार्ट पॉइंटर में। तो हमने कर इज इक्वल टू, जब हमने स्टार्ट करा तो इस कर पॉइंटर में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो गया। तो मतलब कि अब एक कर पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर हमने नेक्स्ट क्या चेक करा, वाइल लूप में हमने कंडीशन ये दे दी कि अगर इस कर के नेक्स्ट पार्ट में नॉट इक्वल टू नल है, मगर अगर इस कर पॉइंटर, मतलब कि कर जिसको पॉइंट कर रहा होगा हम उसको रेफर कर रहे हैं। मतलब कि अगर कर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो हम फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो फिलहाल कर में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है तो हम फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट चेक कर रहे हैं। अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल हुआ तो इसकी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। बट अगर इसमें नल होता है तो क्या होगा, इस कर में कर के नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो नल नहीं है, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगली स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि कर इज इक्वल टू कर नेक्स्ट। कर नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, 200, मतलब सेकंड नोड की एड्रेस की वैल्यू। तो अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं है तो क्या होगा कि मतलब कि इससे आगे भी कोई नोड है, नल नहीं है का मतलब तो ये है ना कि इससे आगे भी कोई नोड है, तभी तो इसमें नल नहीं है। अगर नल होता तो ये आखिरी नोड होती, हम इसी में नई नोड का एड्रेस स्टोर करा देते हैं इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में। बट अभी तो इसमें नल नहीं है, इसमें तो सेकंड नोड का एड्रेस है। तो हमने कर में क्या स्टोर करा दिया, सेकंड नोड का एड्रेस। अगर कर में सेकंड नोड का एड्रेस आ गया मतलब अब कर सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, अब फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब कर क्या है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें 200 आ गया। अब हम दोबारा से चेक कर रहे हैं कि इस 200 के नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। अब 200 के नेक्स्ट पार्ट में तो नल नहीं है, इसमें तो 300 है, और 300 क्या है, थर्ड नोड का एड्रेस की वैल्यू। तो इस कर के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि इसमें तो नल नहीं है, तो क्या हुआ कि कर में क्या वैल्यू आ गई, कर के नेक्स्ट पार्ट की, कर के नेक्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू है, 300, और ये 300 कहाँ जाके स्टोर हो गया, कर में। अगर कर पॉइंटर में 300 आ गया मतलब कि अभी थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब इसमें 200 नहीं है, अब इसमें 300 है। अब दोबारा से वैल्यू चेक हुई कि अगर इस कर के नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। अब क्या है कि कर के नेक्स्ट पार्ट में तो नल आ गया, अब हम थर्ड नोड को रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर अब क्योंकि अगर अभी हमारे इस टाइम एक कर पॉइंटर थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम लिखते हैं कर का नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं तो हम कह रहे हैं कि थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसमें तो नल है। तो क्या हुआ कि कंडीशन हो गई फॉल्स, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो ये अब कर में अगली वाली नोड का एड्रेस नहीं आएगा। अब अगली वाली नोड का एड्रेस आएगा भी कैसे, इससे आगे तो कोई नोड है ही नहीं। तो ये लाइन जो हाईलाइटेड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और अगली लाइन क्या कह रही है, कर के नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दो, और सेकंड पार्ट में क्या कर दो, न्यू नोड के प्रीवियस पार्ट में कर का पॉइंटर स्टोर कर का जो हमारी कर पॉइंटर में जो वैल्यू है उसको स्टोर कर दो। मतलब ये जो हमारा कर पॉइंटर है इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी कर थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर हम बोलते हैं कर नेक्स्ट, मतलब कि थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट, इसमें से नल हटा दो और इसमें क्या स्टोर कर दो, फोर्थ नोड जो हमारी नई नोड है उसके एड्रेस की वैल्यू, जो कि है 400। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट है ये न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, और अगले उसमें क्या लिखा है, इस जो नई नोड है इसके प्रीवियस पार्ट में इस थर्ड नोड का एड्रेस, और इस थर्ड नोड का एड्रेस अभी कहाँ अवेलेबल है, हमारे कर पॉइंटर में। तो हमने लिख दिया था न्यू नोड का जो प्रीवियस पार्ट है उसमें कर की वैल्यू असाइन कर दी, मतलब कि थर्ड नोड का एड्रेस डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा टास्क परफॉर्म हो गया, हमारी एक नई नोड इंसर्ट हो गई लिस्ट के एंड में। तो ये हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है ये भी हमारा बिल्कुल जो हमने अभी अभी कंसेप्ट देखा है कर पॉइंटर का उस पर ही बेस्ड है। इसमें भी हम एक कर पॉइंटर बनाएंगे, उसमें स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट नोड की वैल्यू असाइन कर देंगे, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू असाइन कर देंगे। चेक करेंगे कि अगर इस कर में नल हुआ, मतलब कि अगर कर में नल कब आएगा, जब स्टार्ट में नल होगा। स्टार्ट में नल का मतलब लिस्ट एम्प्टी है, कोई नोड नहीं है। तो अगर कर में नल हुआ मतलब कि लिस्ट एम्प्टी है तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज़ एम्प्टी। फिर एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे और उसमें रख देंगे हम कर की वैल्यू। कर में जब तक नल नहीं आ जाता तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब कर में क्या है, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू, तो ये
हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें क्या करेगा, एक कर का डेटा पार्ट प्रिंट करा देगा और चेक करेगा कि कर के नेक्स्ट पार्ट में नल है नहीं है। अगर उसमें नल नहीं होता है तो ये एरो प्रिंट करा देगा। इससे डिस्प्ले में एक रीडेबिलिटी आ जाएगी। जब हम नोड को प्रिंट करेंगे, हम पूरी लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो एक रीडेबिलिटी आएगी, हमको उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा जब वो हमारी लिस्ट प्रिंट होगी। तो फिर जैसे ही हमारा डेटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, कर में क्या होगा, अगली नोड का एड्रेस आ जाएगा जो कि कहाँ अवेलेबल है, अभी जो प्रीवियस हमारी नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोबारा से चेक होगा कि कर में नल है नहीं है। अगर कर में नल नहीं है तो दोबारा से सेकंड नोड का डेटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा और उसी हिसाब से ये एरो प्रिंट हो जाएगा अगर सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। तो इस तरीके से डिस्प्ले का फंक्शन है, काफ़ी इजी फंक्शन है ये भी, इसको भी आप देख सकते हैं। नीचे हमने मेन फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें हमने वाइल लूप लगा के कंडीशन दे दी है 1, मतलब कि ऑलवेज ट्रू। और कब तक चलती रहेगी ये स्टेटमेंट, जब तक कि हम एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट कब होगा, जब इस स्विच केस के इस स्विच वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू 0। ये 0 वैल्यू कब आएगी, सॉरी 4, ये 5, ये हमारा केस 5 कब चलेगा, जब स्विच केस के वेरिएबल में, स्विच वेरिएबल में आएगी वैल्यू 5। वहाँ पर वैल्यू 5 कैसे आएगी, जैसे ही हमारा ये स्विच केस एनकाउंटर होगा, इसमें वैल्यू लाने के लिए एक फंक्शन कॉल हो रहा है मेन्यू। उसमें क्या है कि मेन्यू फंक्शन की डेफिनेशन हमारी ये है, हमने इसमें एक पॉइंटर बनाया है ch और ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दिए हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं और उसी हिसाब से वैल्यू रिटर्न हो रही है। आप इस फंक्शन को भी देख सकते हैं, काफ़ी इजी फंक्शन है ये। तो इस पार्ट में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इस पूरे सोर्स कोड का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा सोर्स कोड, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये मेन्यू फंक्शन और मेन फंक्शन तो आप ईजिली आप अपने आप भी समझ जाओगे। मेन है आपका ये इंसर्ट नोड एट एंड। तो एक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं C प्रोग्राम्स पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्या है कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका बेनिफिट है, इसमें आपको और नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी चैनल में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।